जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से क्लास 10 मैथ्स का जो छठा चैप्टर है आपका त्रिभुज, इसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। त्रिभुज को इंग्लिश में हम लोग ट्रायंगल कहते हैं और इस ट्रायंगल में हम लोग सबसे पहले भूमिका के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद इसमें देखिए समरूप आकृतियों के बारे में डिस्कशन है। फिर यहाँ पर एक क्रियाकलाप हमको दिख रहा है, इस पर डिस्कशन करने के बाद जो है हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज 6.1 को बनाकर इसे समाप्त करेंगे। हालांकि यह जो आपका चैप्टर है बहुत ही विस्तार तरीके से बताया जा रहा है। अगर आप पढ़े भी होंगे, इसे देखने से कुछ न कुछ आपको नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आइए हम लोग समझते हैं इसको। तो सबसे पहली बात, आप लोग सर्वांग समता जो है क्लास 9 में पढ़े होंगे, त्रिभुज में ही पढ़े होंगे। और सर्वांग सम आकृति, उसके बाद इस क्लास 10 में हम लोग यहाँ पर समरूप आकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सर्वांगसम आकृति और समरूप आकृति हम लोग किसको कहते हैं। तो यहाँ पर सर्वांगसम आकृति को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी दो आकृतियाँ जो समान आकार को इंग्लिश में शेप कहते हैं तथा समान आमाप यानी साइज की हो, सर्वांगसम आकृति कहलाती हैं। उसके बाद समरूप आकृति में क्या होता है, ऐसी दो आकृतियाँ जो समान आकार की हो किंतु आमाप का समान होना आवश्यक नहीं हो, तो वैसी स्थिति में हमारा समरूप आकृति कहलाता है। अब जैसे देखिए, अगर सर्वांगसम होता है कोई दो आकृति तो उसका शेप कहने का मतलब आकार हो गया, और साइज कहने का मतलब आमाप हो गया। उसकी माप जो है उसी को हम लोग साइज कहते हैं। तो तब ये दोनों जब बराबर होगा तब ये सर्वांगसम होगा। अब देखिए समरूप कब होता है, तो समरूप होने के लिए क्या कंडीशन है कि इसमें शेप जो है यह आपका बराबर हो, शेप इसका सेम हो, लेकिन ये साइज जो है आपका कोई ज़रूरी नहीं है कि समान हो या समान नहीं भी हो, है कि नहीं। तो इस कंडीशन में इसे एक तरह से समझ लीजिए कि समरूप आकृति में साइज का कोई मायने नहीं रखता है, सिर्फ शेप हमारा सेम होना चाहिए। साइज अगर बराबर हो भी और नहीं भी हो तो कोई महत्व नहीं रखता है। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आप जो है एक येलो टी शर्ट खरीदते हैं। मान लीजिए आप 38 नंबर का टी शर्ट पहनते हैं और आपको ऑफ़र मिला हुआ है किसी मॉल में। तो आप क्या करते हैं कि येलो कलर का ही दूसरा टी शर्ट भी खरीद लेते हैं और यह भी आपका 38 नंबर का होता है, जिसका शेप तो सेम है और साइज भी सेम है। देख रहे हैं क्या है, वे साइज भी सेम है। तो इस स्थिति में यहाँ पर ये दोनों टी शर्ट जो है आपका क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। अब एक चीज़ और है कि यहाँ पर हमने टी शर्ट खरीदा, यहाँ पर हमने एक टी शर्ट खरीदा, एक का साइज जो है आपका 38 है और मान लिया जाए कि एक दूसरा टी शर्ट खरीदते हैं जिसका साइज जो है आपका यहाँ पर दिया गया है 36 का साइज है यह। तो शेप तो इस दोनों का सेम है, देख रहे हैं शेप सेम है, लेकिन साइज दोनों का अलग अलग है। एक 38 का है, एक 36 का है। तो इसको हम लोग जो है समरूप कह सकते हैं। अगर दोनों सेम साइज का है तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सर्वांगसम कह सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि जितने भी सर्वांगसम आकृति है सबको हम लोग समरूप कह सकते हैं। कहने का मतलब इसको हम लोग समरूप कह सकते हैं। अगर सर्वांगसम है तो समरूप इसको हम लोग कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किंतु अगर समरूप आकृति है तो सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। सर्वांगसम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है अगर यह आपका समरूप है। तो इसके बाद हम लोग बुक पर नज़र डालते हैं कि यहाँ पर भैया हम तो सर पढ़ लेंगे समरूप आकृति या समरूपता के बारे में पढ़ेंगे, तो इसकी हमको ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। तो इसकी ज़रूरत जो है आपको पड़ती है कि पर्वतों की ऊंचाइयाँ अथवा कुछ दूरस्थ वस्तुओं जैसे चंद्रमा की दूरी किस प्रकार ज्ञात की गई है। आप सोचते होंगे कि एक मापने वाले फीते से सीधा
मापा गया है। अब मान लीजिए कि माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई निकालना है आपको, या नहीं तो चंद्रमा की दूरी निकालना है, तो यहाँ पर एक फीता लेके थोड़े एक आदमी चंद्रमा पर बैठेगा और एक आदमी फीता पकड़ के आपका अर्थ पे बैठेगा, तब उसकी दूरी नापी जाएगी। तो ये तो संभव है नहीं। माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है, तो शुरू में जब इसको नापा गया था तो ऐसा बात तो नहीं ना कि एगो बंदर को भेज दिए, चले जाओ भाई माउंट एवरेस्ट पर, तुम वहाँ जाके फीता पकड़ के रखना, नीचे हम पकड़ के रखेंगे। तो ये सब दूरियां जो है डायरेक्ट मापी नहीं जा सकती है। इसको दूरी को मापने के लिए अप्रत्यक्ष मापन का उपयोग किया जाता है, यानी इनडायरेक्ट मेजरमेंट का उपयोग किया जाता है। और ये इन डायरेक्ट मेजरमेंट जो है किस सिद्धांत पर काम करती हैं? समरूपता के सिद्धांत पर काम करती हैं। तो यहाँ पर समरूपता अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको कह रहा है कि देखिए उदाहरण 7 प्रश्नावली 6.3। तो चलिए प्रश्नावली 6.3 में उदाहरण 7 ये हमारा डायरेक्ट निकल जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि एक 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की बल्ब के आगे खंभे के आधार से 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, ये 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, तो 4 सेकंड बाद लड़की की छाया की लंबाई क्या होगी? तो 4 सेकंड बाद लड़की की छाया की लंबाई क्या होगी? अब यहाँ आपको छाया की लंबाई नापने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको इस पोल की ऊंचाई मालूम है और इस लड़की की ऊंचाई मालूम है और लड़की किस चाल से चल रही है, तो आप समरूपता का सिद्धांत लगाकर जो है बड़ी आसानी से उसके छाया की दूरी को निकाल सकते हैं। अब देखिए समरूप आकृति को हम लोग ठीक तरह से समझते हैं। देखिए यह भी आपका गोल है, यह भी गोल है, यानी कि शेप इसका सेम है। SHAPE शेप जो है इसका समान है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आकार कहते हैं। आकार जो है इसका समान है आपका। उसके बाद इसका साइज जो है, देख रहे हैं, इसका साइज का समान होना आवश्यक नहीं हो, तो ये दोनों अलग अलग साइज के हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ये दोनों वृत्त जो है यानी सर्कल जो है आपका क्या हो गया? समरूप वृत्त हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर्ग है आपका, एक वर्ग और एक छोटा वर्ग, एक बड़ा वर्ग। तो ये सभी वर्ग जो है शेप तो इसका सेम है ना? शेप इसका सेम है, जैसा कि हमने बताया कि शेप इसका जो है आपका सेम होगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका साइज भी सेम होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अलग अलग साइज के हैं, तो ये सभी जो आपका वर्ग है क्या है? आपका समरूप है। उसी तरह से यहाँ पर एक ट्रेंगल जो कि आपका लिया गया है, समबाहु त्रिभुज लिया गया है, और समबाहु त्रिभुज का शेप अलग अलग है। एक बड़ा है, फिर उसके बाद एक छोटा है, और बड़ा छोटा बड़ा, ये साइज इसका अलग अलग है, साइज इसका अलग अलग है, और लेकिन शेप इसका सेम है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? आपका समरूप आकृति हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो आकृति आपको दी गई है चतुर्भुज की। तो ये दोनों चतुर्भुज आपको देखने में तो लग रहा है कि भैया ये समरूप है, लेकिन इसके समरूपता होने के लिए कंडीशन क्या क्या होने चाहिए कि यहाँ जो एंगल आप देख रहे हैं, ये जो एंगल देख रहे हैं, ये सभी एंगल्स जो है बराबर होने चाहिए, और इसका जो साइड का रेशियो है ये सेम होना चाहिए। जब तक हम लोग इसको मेजरमेंट नहीं करेंगे, दोनों को मेजरमेंट करके मिलाएंगे नहीं, तब तक हम इसको समरूप नहीं कह सकते हैं। सिर्फ देखकर हम समरूप कहेंगे, ये हमारा ठीक नहीं होगा। अब जैसे देखिए, इसको हम लोग देखकर समरूप कह सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि आपका एक ताजमहल है जो कि बड़े साइज में है, और इसी ताजमहल का फिगर जो है एक छोटे शेप में है, और इसी ताजमहल का फिगर जो है उससे भी छोटे शेप में है। लेकिन देखिए तीनों का साइज आपका अलग अलग है, तो ये तीनों जो है आपका क्या कहला जाएगा? समरूप कहला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे तो लिखा होगा कि पहले जो फोटोग्राफर फ़ोटो खींचता था तो निगेटिव उसका मिलता था। अब निगेटिव से क्या होता था? क्योंकि फ़ोटो बनाते थे, तो फ़ोटो जो है स्टाम्प साइज का भी बनता था, पासपोर्ट साइज का भी बनाते हैं हम लोग, और पोस्ट कार्ड साइज का भी बनाते हैं। तो अब मान लिया जाए कि आपका ही एक फ़ोटो खींचा गया है, या किसी का भी खींचा गया है, और इसका जो है आपका
अलग अलग साइज में फ़ोटो को निकाला जाता है। तो अलग अलग साइज में फ़ोटो आपका निकलता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ साइज में फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन जो आपका शेप है, नाक नक्शा है, मुंह का जो लंबाई चौड़ाई है, इसमें तो किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। लंबाई चौड़ाई जो है आपका शेप जो है सेम है। यानी कि आप एन कुमार हैं तो यहाँ भी आपको कोई एन कुमार ही कहेगा, यहाँ भी आपको कोई एन कुमार ही कहेगा। यानी कि हर एक जगह आप ही हैं, लेकिन इसका शेप जो साइज जो है अलग अलग है, शेप आपका सेम है। तो इस कंडीशन में ये सभी आकृति जो हो जाएगी आपका समरूप आकृति हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप जब पढ़ेंगे कि दो बहुभुज को हम लोग समरूप कैसे कहेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं इस परिभाषा को। तो ये परिभाषा आपकी हो जाएगी, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उसके संगत कोण बराबर हो और इसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। तो ये चीज़ जो निकला आपका इसी से निकला। यानी कि एक हम लोग शेप समझे थे और एक हम लोग साइज समझे थे। तो साइज अगर इक्वल नहीं हो, शेप हमारा सेम हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। तो भैया यहाँ पर क्या हो जाता है कि बहुभुज कहने का मतलब हो गया कि भुजाओं की समान संख्या वाले। जैसे मान लीजिए कि त्रिभुज है तो त्रिभुज समरूप त्रिभुज का ही होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका वर्ग है तो वर्ग जो है आपका समरूप वर्ग का ही होगा। अगर मान लिया जाए कि आपका एक समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज जो है समचतुर्भुज का ही समरूप होगा। तो इसीलिए कहता है कि समान संख्या वाले दो बहुभुज, इसमें तो 3 संख्या है भुजाओं की, इसमें 4 संख्या है, हो सकता है आपका 5 संख्या वाला या 6 संख्या वाला भी बहुभुज आपको मिल सकता है इस तरह से। तो ये समरूप तभी होते हैं जब इसके संगत कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ज्योमेट्रिक फिगर में आ गए तो संगत कोण जो है इसका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे ये कोण के बराबर, ये कोण आपका ये कोण के बराबर, ये कोण आपका इस कोण के बराबर, और ये कोण जो है आपका इस कोण के बराबर। तो यहाँ पर संगत कोण बराबर होगा और इसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी। अब यहाँ एक अनुपात कहने का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे ए बी और सी है, ये पी क्यू आर है आपका। तो अगर एज पॉइंट जो है आपका ए बी जो है इसके पी क्यू से हम डिवाइड किए तो कुछ संख्या मिला। उसके बाद इसके बी सी को हम लोग क्यू आर से डिवाइड किए। उसके बाद इसके ए सी को जो है हम लोग किससे, पी आर से डिवाइड किए। और डिवाइड करने के बाद हर एक स्थिति में मान लीजिए कि हमको 2 मिलता है, मतलब कि इसको इसके साइड से भाग दिए तो 2 मिला, फिर नीचे वाले साइड को नीचे वाले साइड से भाग दिए तो भी 2 ही मिला, फिर उसके बाद इधर वाले साइड को इधर वाले साइड से भाग दिए तो भी 2 मिला। तो इसी को हम लोग कहते हैं समान अनुपात। क्या कहते हैं, समान अनुपात कहते हैं। भुजाएं जो है समान अनुपात में होती है। और यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि A जो है पॉइंट P के संगत में है, यानी कि A जो है P के संगत में है, A के और B जो है आपका के संगत में कौन है, आपका Q है, और C के संगत में आपका R है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि एक के संगत में आपका Q नहीं हो सकता है, Q नहीं हो सकता है। जब भी हम लोग लेंगे इसका रेशियो ए बी इसका लेंगे तो चूंकि A का जो है संगत में P है तो यह आपका PQ ही हो जाएगा। अगर हम BC लेते हैं तो इसका संगत QR है तो इसके नीचे QR ही हो जाएगा आपका। आप इसको क्या कहते हैं, PR नहीं लिख सकते, इसको
पी आर नहीं लिख सकते हैं। तो ये होता है ए पी के संगत में, बी क्यू के संगत में, सी आर के संगत में है, और इस स्थिति में यह आपका समरूप है। अब हम लोग ये देखते हैं कि यह जो समरूप होता है, समरूप को हम लोग सिंबॉलिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो समरूप को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर त्रिभुज ए बी सी जो है आपका क्या है, समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, यहाँ पर देख रहे हैं पी क्यू आर है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए बी सी जो है समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर को। तो यहाँ समरूप लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, ये सिंबल का यूज कीजिएगा। कौन सा सिंबल, ये सिंबल का आप यूज कीजिएगा। इसको हमने गोल घेर दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद जो है इसमें एक क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप में क्या है, जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर पे एक आपका वर्ग है, कहने का मतलब एक स्क्वायर है, और इसके ऊपर भी एक बल्ब लगा हुआ है, और बल्ब लगा हुआ है, और नीचे में एक टेबल रखा हुआ है। तो अब देखिए बल्ब जब जलता है तो यह जो स्क्वायर है बीच में खाली है, तो इसका छाया आपका इस टेबल पर पड़ता है। तो निश्चित रूप से यह छाया जो होगा इस वर्ग से बड़ा होगा। तो यानी कि इस वर्ग का, ये जो लकड़ी का वर्ग बना हुआ है, इसका समरूप इसका छाया हो जाएगा। और क्या होता है कि ज्यों-ज्यों हम इसको ऊपर लेके जाएंगे त्यों-त्यों इसका जो छाया है आपका बड़ा होता चला जाएगा। लेकिन ये दोनों जो है हमेशा क्या होंगे, समरूप ही होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पर वही चीज़ को समझाया है जैसे हमने बताया आपको कि यहाँ संगतता, करस्पॉन्डेंस है ना, ए डैश ए के करस्पॉन्डेंस है, बी डैश बी के करस्पॉन्डेंस है। अब मान लिया जाए कि इसका एक रफ स्केचिंग हम लोग करते हैं कि यहाँ पर ये आपका एक वर्ग है, इस तरह से, ये इस तरह से एक वर्ग है, और इसके ऊपर बल्ब जला गया, तो इसका जो छाया है मान लीजिए इस बड़ा सा वर्ग बन जाता है। ये आपका ए है, बी है, सी है और डी है, ए डैश बी डैश और सी डैश और डी डैश है। यहाँ पर देख रहे हैं एक ऊपर पे आपका वर्ग बन रहा है और एक नीचे में बन रहा है, तो ये बड़ा साइज का बन रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसकी भुजाएं जो होती हैं समान अनुपात में होती है। ए के संगत में आपका कौन है, ए डैश है, ए के संगत में ए डैश है, यानी इसकी छाया यहाँ पड़ रही है। बी के संगत में आपका कौन है, बी डैश है, और सी के संगत में आपका सी डैश है, और यहाँ डी के संगत में आपका क्या है, डी डैश है। तो इस तरह से हम लोग इसको सिंबॉलिकली लिखते हैं। अगर हम लिखें ए बी सी डी जो है समरूप ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश लिखेंगे। अब देखिए अगर ए बी सी डी है, इसको समरूप ए डैश सी डैश बी डैश डी डैश उल्टा पुल्टा नहीं लिख सकते हैं। समझ गए बात को, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि B का जो समरूप है B डैश ही है। तो अब सेकेंड नंबर में यहाँ B है, तो यहाँ B डैश ही आना चाहिए हमारा। अब उसी तरह से A B D C जो है अगर हम लिखते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, A डैश को लिखें, B डैश को लिखें, यहाँ पर D डैश को ही लिखेंगे, क्योंकि D का समरूप संगत जो है आपका D डैश है, और यहाँ पर C डैश लिख दिए, तो ये गलती नहीं कहलाएगा। समझ रहे बात को, यानी कि संगत जो भी एंगल्स हैं आपके, अगर उसको लिखते हैं तो ये गलत नहीं माना जाएगा। अब इसमें हम लोग समझते हैं कि इसका भुजा का अनुपात, तो भुजा का अनुपात में क्या लिखेंगे, ए बी भुजा लिखेंगे, तो ए बी का संगत में ए डैश बी डैश है आपका। उसके बाद अगर BC हम लिखते हैं तो BC के संगत में B डैश C डैश है आपका। अगर हम CD लिखते हैं तो CD के संगत में आपका कौन सा है, C डैश और D डैश है। उसके बाद अगर AD लिखते हैं तो AD के संगत में A डैश D डैश है। तो इस तरह से ये भुजाएं भी संगत होती है, तो हम लोग समरूप आकृति कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा अब टॉपिक आता है बच्चों कि कोष्टक में दिए गए शब्दों में से
सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह एक्सरसाइज 6 पॉइंट आपका यहाँ पर एक्सरसाइज 6.1 में हमारा क्या कह रहा है कि सभी वृत्त डैश होते हैं, सर्वांगसम या समरूप होते हैं। तो निश्चित रूप से समरूप होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या भर देंगे, समरूप भर देंगे। तो आप लोग जो है समरूप और सर्वांगसम में भी डिफरेंस ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद वही बात है, सभी वर्ग डैश होते हैं, तो सभी वर्ग जो होते हैं आपका क्या होता है, समरूप होते हैं। इसके बाद सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, तो भैया समबाहु त्रिभुज ही समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज ही समरूप होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज जो है आपका कोई ज़रूरी नहीं है कि समरूप होगा। कैसे नहीं होगा, अब मान लिया जाए कि हम एगो समबाहु त्रिभुज बनाए इधर समद्विबाहु त्रिभुज, और एगो समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा बना लिए, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इस दोनों का रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो जो है सेम हो। लेकिन अगर हमारा समबाहु त्रिभुज होगा तो तीनों का साइड इक्वल होता है, ये हमेशा ही जो है आपका क्या होगा, समरूप होगा। तो इसलिए हमारा सभी डैश त्रिभुज क्या भर देंगे हम लोग, समबाहु त्रिभुज जो होते हैं समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले, जैसा कि हमने बताया आपको, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उसके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, और उसकी संगत भुजाएं जो है कैसी हो, समानुपाती हो। जैसा कि हमने आपको यहाँ पर डेफिनेशन में बताया, समरूप बहुभुज किसको कहते हैं, और इसको हमने विस्तार तरीके से आप लोगों को समझाया भी। इसके बाद अगला टॉपिक है, निम्नलिखित युग्मों में से दो भिन्न उदाहरण दीजिए। जैसे समरूप आकृतियाँ, तो समरूप आकृतियों के उदाहरण हमको देना है। जैसे मान लीजिए कि आपका ही फोटोग्राफ है, क्या है, फोटोग्राफ है, और आपने क्या किया कि उस फोटोग्राफ को 3 साइज में निकाला, एक स्टाम्प साइज में, एक पासपोर्ट साइज में, और एक आपका पोस्ट कार्ड साइज में। तो ये तीनों आकृति जो है कैसी हो जाएगी, आपकी समरूप आकृति हो जाएगी। अब इसके बाद हमारा दूसरा भी हो सकता है कि आपने एक शतरंज खरीदा है ना, एक क्या खरीदा, शतरंज, समान एक ही कंपनी का शतरंज आपने खरीदा, और क्या है कि सब लोगो वगैरह सेम है, लेकिन एक बड़ा साइज खरीद लिया और एक आपने छोटा साइज खरीद लिया शतरंज का। तो ये दोनों कैसी आकृति हो गई, आपका समरूप आकृति हो गई। इसके बाद ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हो, तो समरूप नहीं हो तो बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि समरूप नहीं है। तो जैसे कि सबसे पहला उदाहरण में हम लोग कह सकते हैं कि ये एक वृत्त जो है कभी भी एक चतुर्भुज का समरूप नहीं हो सकता है। अब एक चतुर्भुज जो है ट्रायंगल का समरूप तो हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे उदाहरण हम लोग बहुत सारे पेश कर सकते हैं। इसके बाद हम तो तीसरा नंबर कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो ये जो है आपका देखिए यहाँ पर एक आपका क्या है, वर्ग है, और ये आपका क्या है, एक सम चतुर्भुज है। तो सम चतुर्भुज है ये, और ये आपका क्या कहते हैं, वर्ग है। तो ये तो कभी समरूप हो ही नहीं सकते हैं। हालांकि इसका साइड का जो रेशियो है, यानी कि भुजाओं का अनुपात जो है लेकिन सेम है ना। जैसे 3/आधा करेंगे तो 3/आधा जो है आपका 2 निकलेगा। जैसे देख लीजिए 3/1.5 करेंगे तो 2 निकलेगा। अब फिर इस 3/1.5 करेंगे, 3/1.5 करेंगे तो ये देखिए ऐसे 0 डाल के इसका पॉइंट हटा दिए आप, 15 दूना 30, 2 बार में कटा तो 2 ही मिला। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि भुजाओं का अनुपात तो सेम है, ये भी 2 निकला, ये भी 2 निकला, लेकिन इसके कोण अलग अलग हैं। ये एंगल और ये एंगल जो है देख रहे हैं, यहाँ सभी कोणों की माप हमारा 90 डिग्री है, और इसका माप जो है अलग अलग है, तो इसके बराबर है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम इस दोनों को क्या कह सकते हैं, समरूप नहीं कह सकते हैं। तो इसी के साथ जो है हमारा यह लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए यह लेक्चर फ़ायदेमंद होगा। और अंत में मैं आपसे एक बार कहूँगा कि ये जो डेफिनेशंस हमने कॉपी में लिखा है, इसको अपनी कॉपी में आप लोग ज़रूर उतार लेंगे, है ना। हूबहू आपको लोग कॉपी में ज़रूर उतार लेंगे और नोट्स बना लेंगे, है ना।
और ये समरूप बहुभुज की भी परिभाषा आप लोग देख लेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर एक फिगर जरूर बना लेंगे कि सर्वांगसम होने के लिए शेप और साइज आपका दोनों इक्वल होना चाहिए, और समरूप होने के लिए शेप तो इक्वल होना चाहिए लेकिन साइज इक्वल हो या नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग इसी के साथ इस वीडियो को विराम में ले जाते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।